दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है पब्लिक सर्वेंट रूल्स के एक नई वीडियो में। बहुत लंबे समय के बाद मैं वापस आया हूं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएफआर के चैप्टर नंबर 6 के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज के लिए। इससे पहले हमने प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स देखा था, जिसमें हमने गुड्स के डिफिनेशन देखे थे, वेरियस टाइप्स के टेंडर प्रोसेस देखे थे, किस तरीके से क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, कोड इंटीग्रिटी कैसे है, टेंडर को प्रोसेस कैसे करते हैं, सीपीपी पोर्टल पे एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। बट ये सब जो चीज़ें थी ये सब प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के अराउंड थी। अगर हम कोई सामान प्रोक्योर करते हैं जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों चीज़ें होती हैं, तो उसके जो इर्द गिर्द जो भी टेंडरिंग प्रोसेस थी, एक सामान लेने की जो प्रक्रिया होती है, वो हमने देखा था। अब माफ़ करिएगा, अब हम बात करेंगे कि प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज कैसे होते हैं। जैसे किसी आदमी से हमें कोई सर्विस लेनी है, मान लीजिए कोई एडवोकेट है जिनसे हमें लीगल सर्विसेज लेनी है, जिन्हें या तो हम काम के बेसिस पे या घंटे जितने भी देर वो काम कर रहे हैं उनके बेसिस में उनको पेमेंट करना हो। तो इस तरीके से हम अगर किसी व्यक्ति से, कोई एक टैलेंटेड प्रोफेशनल से अगर कोई सर्विसेज लेते हैं, तो उनके लिए हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या करेंगे, हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। तो आज की देखिए टॉपिक ही मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज, जिसमें पहला पार्ट होगा कंसल्टेंसी सर्विसेज। किसी प्रोफेशनल से अगर हम कोई काम के लिए उनसे हम सहायता ले रहे हैं, चाहे वो लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, कोई सीए हो सकते हैं जिनसे हम अकाउंट से रिलेटेड कोई सहायता लेना चाहते हैं, या ऑडिट रिलेटेड कोई सहायता लेना चाहते हैं, या कोई ऐसे हो सकते हैं जिनको हम फुल टाइम नहीं रख सकते हैं बजट कंस्ट्रेंट की वजह से, या हमारे ज़रूरत के हिसाब से। सपोज कोई एक ऐसी पोस्ट है ऐसा काम है जो सिर्फ साल भर होना है या 6 महीने होने हैं, तो बस हम अब उसके लिए हम किसी एक परमानेंट बंदे को तो हायर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करते हैं, किसी प्रोफेशनल को जो हमें वो सर्विस प्रोवाइड कर सके, वो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर सके, हम उन्हें कुछ समय के लिए हायर करते हैं। उसकी हम पूरा प्रक्रिया जो हम लोग देखेंगे कि वो हायरिंग भी कैसे होती है, क्योंकि आपको उसमें भी क्या होता है कि मार्केट से अच्छे लोगों को जो आपको अच्छी सर्विस दे सके और प्राइस भी जो उनका जो सर्विस चार्ज है वो भी सही हो। तो ये सब भी देखने के लिए हम लोगों को मार्केट में जाना होता है, मतलब ओपन फार्म मार्केट में हमें एडवर्टाइजमेंट फ्लो करना होता है। तो ये सब सारी प्रक्रिया आपको कुछ इसमें भी देखने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स चैप्टर नंबर 6 का दूसरा भाग, जिसमें हम बात करेंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज में, जिसमें पहला पॉइंट जो ए पॉइंट है वो है कंसल्टेंसी सर्विसेज। अभी हम लोग जितने भी रूल्स देखेंगे ये हम लोग कंसल्टेंसी सर्विसेज पर देखेंगे, जिसकी रूल की शुरुआत होती है रूल 177 से। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए। शुरू करते हैं हम इन सब टॉपिक्स से। तो रूल 177 बताता है कंसल्टिंग सर्विसेज के बारे में। अब कंसल्टिंग सर्विस यहाँ पर क्या होता है कि प्रोक्योरमेंट का ऐसा तरीका जिसमें हम ऐसे प्रोफेशनल को यूज़ करें जिनकी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ कर पाएँ, उनसे कुछ हम एडवाइजरी सर्विसेज ले पाएँ, या कुछ एक्स्ट्रा उनके पास कोई नॉलेज है जिसकी मदद हमें अभी चाहिए होगी। ठीक है, इसमें ध्यान देना है, इसमें गुड्स और वर्क्स की प्रोक्योरमेंट सर्विसेज नहीं आती हैं। इसमें कंसल्टिंग सर्विसेज में गुड्स और वर्क्स नहीं आते हैं। बट अगर ये सब एडवाइजरी लेने में या इंटेलेक्चुअल उनकी प्रॉपर्टी यूज़ करने में, या वो जैसे मान लीजिए कि कोई सीए है, उसकी उनको हम कुछ ऑडिट पर्पस के लिए रख रहे हैं, तो इसके बीच में अगर उनको कोई गुड्स या वर्क्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में भी हम तब इनको कंसल्टिंग सर्विसेज में रख सकते हैं। ठीक है, याद रखने की बात है कि कंसल्टिंग सर्विसेज में ऐसे गुड्स और वर्क्स तो आते नहीं है, पर अगर इंसिडेंटल हुआ, कॉन्सिक्वेशनल हुआ कि इनकी ज़रूरत पड़ गई, तो हम उन्हें भी इन कंसल्टेंसी सर्विसेज में रखते हैं। पर अभी के लिए हम गुड्स और वर्क्स को इसमें नहीं रखते हैं। कंसल्टिंग सर्विसेज का नॉर्मल सा मतलब ये है कि हम एक प्रोफेशनल को हायर करते हैं, चाहे उनके पास कोई ऐसे गुण है जो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरत है, या हमें कुछ समय के लिए ज़रूरत है, जैसे सीए हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, जिनसे हमें कुछ ऑडिट पर्पस के लिए उनकी मदद चाहिए, या कोई लीगल एडवाइज़र हो गए। तो इस तरीके से एडवाइस पर्पस में हमें गाइड करने के लिए, या हम उनके कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए हम अगर किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं, तो इससे हम कहते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें कोई भी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हमारे कंसल्टेंसी सर्विसेज में ऐसा नहीं है कि ये हम रिटायर्ड कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसने वो जॉब से रिटायर हो गया तो उसे भी हम कंसल्टेंसी सर्विस में रख लें, या वो भी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कंसल्टेंसी सर्विस में रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो होपफुली मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। रूल 177 जिसमें कंसल्टेंसी सर्विस का मतलब बताया गया है, इसमें यही बताया गया है कि हमें कोई शॉर्ट टर्म के लिए या कुछ
देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ साल के लिए हमें किसी पर्सन का, किसी प्रोफेशनल का एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो अकाउंट्स के क्षेत्र में हो, लीगल के क्षेत्र में हो, कोई टेक्निकल उनमें कोई क्वालिफिकेशन हो, जिससे बस हमें जब तक हमारा काम हो रहा है हम उनको नियमित दर पर या किसी भी तरीके से जो हम आगे पढ़ेंगे तो उन सब दर पे हम उन्हें हायर करते हैं और उनसे वो सर्विस हम प्राप्त करते हैं। इसमें रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये था रूल 177। अब आगे बढ़ते हैं, रूल 178 क्या कहता है। रूल 178 ये कहता है कि कोई भी मिनिस्ट्री को या कोई भी डिपार्टमेंट कोई प्रोफेशनल को हायर कर सकता है या कंसल्टेंट फर्म को हायर कर सकता है या कंसल्टेंट्स को हायर कर सकता है अगर उसे लगता है कि कोई एक ऐसा काम है जो कि कुछ समय में खत्म होना है, मतलब एक डेडलाइन दी हुई है कि हमें मान लीजिए कि ऑडिट करानी है, 6 महीने में हमें पूरे अकाउंट्स की ऑडिट करानी है, तो उस समय हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। या किसी हम कंपनी को हायर कर सकते हैं जिस कंपनी का काम होता है सारे अकाउंट्स को चेक करना। अगर हमारे मान लीजिए उस मिनिस्ट्री के बहुत सारे ऑफिसेज देश भर में हैं तो एक कंपनी को हायर कर सकती है कि वो कंपनी का काम रहेगा कि वो सारे ऑफिसेज में जाकर ऑडिट करे और हमें फाइनल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर सके। तो 178 यही कहता है कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को ये ताकत दी गई है कि वो किसी भी कंसल्टेंट को, किसी भी प्रोफेशनल को या कंसल्टेंसी देने वाली फर्म्स को, कंपनियों को हायर कर सकती है अगर उन्हें लगता है कि कोई ऐसा कार्य है जो कि एक नियमित समय में हमें पूरा करना है और उसके लिए हमको कुछ बाहरी, कुछ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो ये हायरिंग प्रोसेस ये एक्सटर्नल कंसल्टेंट को हायर कर सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं रूल 179 में। रूल 179 ऐसा खास कुछ है नहीं, उसमें बस बताया गया है कि जो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में आपको क्या मिलेगा। तो इसमें जैसे बेसिक इसमें बताया गया है कि ये जो चैप्टर होगा ये जो कंसल्टेंट्स को हायर करने के लिए या उनकी सर्विसेज लेने के लिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होती हैं प्रोक्योरमेंट की, ये उसके बारे में ये चैप्टर बताएगा। ठीक है, ये चैप्टर बताएगा, वो प्रिंसिपल्स की बात करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेगा कि हम एक कंसल्टेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एंगेज कर सकते हैं, कैसे अगर हम किसी कंसल्टेंट की सेवा हमें चाहिए तो ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें चिट्ठी दे दी और कल से वो हमारे यहाँ काम करने लग गए, ऐसा नहीं है। उसको पूरी प्रक्रिया किस तरीके से, पूरा डिटेल इंस्ट्रक्शन इसमें लिखा रहेगा कि आप किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट देंगे, किस बेसिस में आप कंसल्टेंट का चुनाव करेंगे, कितने टाइम बेसिस में उनको वो काम करना है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए क्या पेनल्टी है। तो ये सारे चीज़ों का जो प्रिंसिपल बेसिक फंडामेंटल रूल्स, नियम कानून है वो इस चैप्टर में है। तो रूल 179 इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता है। इस रूल में ये भी बताया जाता है कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट भी क्या कर सकती है, अपने रूल्स बना सकती है। अगर उनको कंसल्टेंट हायर करना है या कंसल्टेंट को रखना है तो उसके लिए भी वो अलग से अपने रूल्स बना सकती है, पर उनको ध्यान देने की ज़रूरत ये पड़ेगी कि आपको या जो भी मिनिस्ट्री कंसल्टेंट हायर करना चाहती है वो जीएफआर के रूल्स के जो जीएफआर के जो बेसिक रूल्स हैं, जो कंसल्टेंट हायर करने के जो बेसिक रूल्स हैं उसको वो ओवरसी नहीं कर सकती है, उसको सुपरसीड नहीं कर सकती, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती है। उसके एडिशन में भले उनके लिए जो सहूलियत के लिए जो बन पड़ता है वो अपने लिए डिटेल गाइडलाइंस बना ले, पर जीएफआर में जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम प्रक्रिया है कि किस रूल और किस नियम से कंसल्टेंट को हायर करना है, वो प्रक्रिया उनको पूरी करनी पड़ेगी। वो जीएफआर के बेसिक रूल्स को सुपरसीड नहीं कर सकते। जैसे कहा जाता है ना कि आप संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं, पर संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं कभी। उसी तरीके से जीएफआर समझ लीजिए प्रोक्योरमेंट का एक संविधान है, आप उसमें एडिशन करके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार रूल बदल सकते हैं, पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जीएफआर की, जो प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करती है, उस बेसिक रूल्स को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये था रूल 179। अब देखते हैं रूल 180 में क्या कहा गया है। अब रूल 80 बताता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय कंसल्टेंट्स। ये रूल ये बताता है कि हम वो क्या क्या सर्विसेज कैसे पहचानेंगे कि जो कंसल्टेंट है उन्हें क्या क्या कार्य कराना है, कैसे हम पता करेंगे कि ये कार्य हम किसी कंसल्टेंट से ही ले सकते हैं, कोई परमानेंट स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम किसी कंसल्टेंसी फर्म से ही बात कर सकते हैं। तो जो रूल 180 है वो नियमतः इसके बारे में बताता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कार्य आपको किस कार्य के लिए आपको कंसल्टेंट हायर करने की ज़रूरत पड़ सकती है या कंसल्टेंसी फर्म की मदद लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो रूल 180 बताता है कि कोई भी मिनिस्ट्री या कोई भी डिपार्टमेंट को कंसल्टेंसी सर्विसेज की तब ज़रूरत पड़ती है जब उनको कोई हाई क्वालिटी सर्विस की ज़रूरत पड़े।
ठीक है, जो कि उनके डिपार्टमेंट में ऐसी एक्सपर्टीज़ किसी के पास ना हो और उनको वो हाई क्वालिटी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़े, तब वो क्या कर सकती है, आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। याद रखना, ऐसा नहीं है कि आप ज़रूरत पड़ी और आप तुरंत आपने हायर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया, नहीं। इसके लिए भी आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा, तभी आप फाइनल करोगे कि आप कंसल्टेंट हायर कर सकते हो कि नहीं। तो इसके लिए आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा, उसी के बाद आप कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हो किसी भी प्रोफेशनल से। अब रूल 181 क्या कहता है? रूल 181 बात करता है प्रिपरेशन ऑफ स्कोप ऑफ रिक्वायर्ड कंसल्टेंट्स। यानी रूल 180 में हम लोगों ने देख लिया कि हमने काम पता कर लिया कि हमें कुछ स्पेशली ऐसा काम कराना है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट का काम कराना है, तो हमें कंसल्टेंट हायर करना है। तो हमने अप्रूवल ले ली और हमें बोला गया कि अब आप प्रोसीजर शुरू करिए एक कंसल्टेंट, एक चार्टेड अकाउंटेंट हायर करने का। तो रूल 181 क्या कहता है कि हमें जो कंसल्टेंट हायर करना है उनके काम का हमें स्कोप बनाना पड़ेगा। यानी सिंपल और समझदार, क्या बोलते हैं, सिंपल और कॉन्साइज लैंग्वेज में एक पूरी डिटेल डॉक्यूमेंट बनेगी कि हमें उन कंसल्टेंट से क्या क्या सर्विसेज लेनी है, ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे और प्री रिक्विजिट क्या होगा। यानी जो कंसल्टेंट को हम हायर कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी क्या एक्सपर्टीज होगी, किस क्राइटेरिया से हम उन्हें हायर करेंगे, ठीक है। तो ये सब हमें वेल डॉक्यूमेंट करना होगा, यही कहता है रूल 181, जिसमें बात होता है प्रिपरेशन ऑफ स्कोप ऑफ रिक्वायर्ड कंसल्टेंट्स। अब आगे पढ़ते हैं रूल 182। रूल 182 बात करता है एस्टिमेटिंग रीजनेबल एक्सपेंडिचर। अब हमने अप्रूवल ले लिया, हमने डॉक्यूमेंट भी बना लिया कि हमें इन कामों के लिए, ऑडिट पर्पसेस के लिए हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना है। अब उस पर एक्सपेंडिचर कितना लगना है तो वो भी कैलकुलेट करना होगा आपको। अलग अलग, जैसे अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ही बहुत सारी कंपनीज है तो उनसे भी मार्केट रेट लेना होगा, मार्केट का रेट पता करना होगा कि अभी क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है, मार्केट में अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, बजट कितना लगेगा, इतने समय में वो पर आवर, पर वीक, पर मंथ कितना पेमेंट देना होगा। तो ये सब आपको पूरा एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना होगा, एक एस्टिमेट बनाना होगा कि ये जो पूरा कंसल्टेंट हम लोग जिनको भी हायर करेंगे या कोई फर्म को हायर करेंगे तो हमें एक एस्टिमेट बनाना होगा कि इसका बजट कितना होगा। तो उसके लिए आप कोई कंपनी को मार्केट में कोई सर्वे कर सकते हो कि ये काम जो कंपनी प्रोवाइड कराती है, या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई भी कंसल्टेंट है बाहर तो वो उनका क्या रेट, वो किस रेट से वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, या वो कंपनी किस रेट से अपनी सर्विसेज दे रही है। तो ये सब पता करके आपको एक एस्टिमेटेड अमाउंट पता कर। अब आगे बढ़ते हैं रूल 183 में। अब रूल 183 क्या कहता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइकली सोर्सेज। यानी वो सोर्स जिससे हमें कंसल्टेंट्स मिल सकते हैं, या वो सोर्स जिससे हम कंसल्टेंसी फर्म के बारे में जान सकते हैं, उसकी पहचान करनी ज़रूरी है। तो देखिए पहचान करनी कैसे ज़रूरी है, तो इसका जो क्लॉज 1 जो है वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज आप ले रहे हैं और उनका कॉस्ट अप टू 50 लाख, ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं जिसका एक्सपेंडिचर आप जब कैलकुलेट कर रहे हो तो दैट इज़ अप टू 50 लाख, तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में एक फॉर्मल या इनफॉर्मल बोल सकते हो इंक्वायरीज आप फ्लोट करोगे। अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग विभागों में आप चिट्ठी भेज सकते हो कि हमें इस तरीके की सेवा चाहिए, अगर आपके यहाँ कोई है तो उसे आप कुछ समय के लिए भेज दें, तो हो सके वो डेपुटेशन पर आ जाएं या कुछ वो चार्ज ले, ऑन ऑनोरियम बेसिस में वो सर्विस दे सके। या कोई मार्केट में आप जाके सर्वे करके कंसल्टेंसी फर्म ऐसा देख सकते हैं, मार्केट में देख सकते हैं कि ये सब सर्विसेज कौन प्रदान कर रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन इस काम के लिए, जैसे ऑडिट के पर्पस है, तो जो कंपनीज, जो सीए के फर्म्स हैं, वो सब जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर होंगे, इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री के एसोसिएशन होंगे, कोई ग्रुप होंगे जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग हैं, जहाँ से कनेक्शंस बन सकते हैं और आपको ये मिल सकता है। तो वहाँ से आप फॉर्मल या इनफॉर्मल इंक्वायरीज के द्वारा आप कंसल्टेंसी की सर्विसेज वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से आप इनके कॉन्टैक्ट्स पता कर सकते हैं या इन्हीं से डायरेक्ट आप सर्विसेज ले सकते हैं। पर ध्यान देना की बात यह है कि ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल इंक्वायरीज कब करनी है? जब हमारा जो कंसल्टेंसी का एक्सपेंडिचर है, जितने का हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें, अगर हम पर मंथ कैलकुलेट करते हैं 6 महीने तक हमको सीए से काम लेना है, तो वो टोटल कॉस्ट हमारा 50 लाख आएगा। तो अगर द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज 50 लाख, अप टू 50 लाख, तब हम इस तरीके के फॉर्मल या इनफॉर्मल इंक्वायरीज भेज सकते हैं।
अब इसी रूल 183 का जो क्लॉज 2 क्या कहता है कि अब मान लीजिए कि जो कंसल्टेंसी की जो सर्विसेज आप ले रहे हो उसका कॉस्ट 50 lakhs क्रॉस कर जा रहा है, इट इज़ ओवर 50 lakhs। तो क्या है, आप फर्स्ट वाला जो क्लॉज में जिस तरीके का प्रोसीजर था, फॉर्मल इनफॉर्मल, वो तो आप कर ही सकते हो, उसकी एडिशन में कुछ आपको और भी करना होगा। जैसे आपको जेम पर या सीपीपी पोर्टल पर जो हमने बात की थी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या आप सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप एडवर्टाइज कर सकते हो, जिससे कि जो कंसल्टेंट होंगे वो अगर वो इंटरेस्टेड होंगे, वो अगर वो इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हमने जो ये जो एडवर्टीजमेंट जेम या सीपीपी पोर्टल पे पब्लिश किया है उसमें वो अपनी सर्विस देना चाहते हैं, तो वो उस जेम के थ्रू या सीपीपी पोर्टल के थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कब करना होता है? ये जब होता है जब जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है कंसल्टेंसी सर्विसेज का वो 50 lakhs क्रॉस कर जाता है तब। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि हमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एडवर्टाइज करना होता है, तो वो जानते हैं कि वाइडर पब्लिसिटी के लिए हमें जेम पे भी करना है, सीपीपी पोर्टल पे भी करना है, अगर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की खुद की वेबसाइट है तो उन्हें भी वहाँ पर भी पब्लिश करना है। पूरा डिटेल्ड उसमें होगा कि हमें क्या क्या काम चाहिए उनसे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो ये सब सारा चीज़ जो होता है और जो हमारा काम का ऑब्जेक्टिव है, मिशन क्या है, कितना डेडलाइन है, कब तक कंप्लीट करना, ये सारा चीज़ वो डिटेल्ड में होना चाहिए और वो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है हम पब्लिश करेंगे। और एडिक्वेट, यहाँ देखिए कोई समय सीमा तो नहीं दी गई है, बस बोला गया है कि एडिक्वेट टाइम मिलना चाहिए कंसल्टेंट को कि वो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जवाब दे सके। जो भी इंटरेस्टेड है वो इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने पब्लिश कराई हुई है उसके एवज में अपना रिप्लाई दे सके या अपना इंटरेस्ट दिखा सके। तो उन्हें एडिक्वेट समय देने की ज़रूरत है, इसमें कोई समय की बाध्यता नहीं दी गई है। तो बेस्ड ऑन किस तरीके से मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट पर निर्भर करती है कि उनको कितना समय देना होता है, कितने जल्दी काम कराना होता है, तो वो ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग रूल 183 तक ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल 184 से शुरू करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि जो अब हमने, क्योंकि एक्सपेंडिचर के अनुसार हमने देख लिया कि किस तरीके से हमें हायर करना है। 50 लाख से कम है तो या अप टू 50 lakhs है तो हम फॉर्मल इनफॉर्मल इंक्वायरीज भेजेंगे, और 50 lakhs क्रॉस कर जाएगा तो जेम और सीपीपी पोर्टल पर हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पब्लिश करेंगे। अब ये सब हो जाने के बाद भाई जब हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएंगे या इनफॉर्मल नॉन इनफॉर्मल तरीके से बहुत सारे लोगों के नाम आ जाएंगे, उनके एप्लीकेशंस आ जाएंगे, तो उन्हें शॉर्टलिस्ट कैसे करना है वो प्रोसीजर हम रूल 184 से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, पर कुछ मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये जो नया टॉपिक है इसे अच्छे तरीके से समझा सकूं। फिर भी अगर कोई सवाल हो, फीडबैक्स हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं मेरे वीडियो पे। लाइक्स अभी भी बहुत कम है, पेज के सब्सक्राइबर्स मैं देख रहा हूँ अभी भी बढ़ नहीं रही हैं। आप लोगों को एलटीसी की वीडियोस लगता है नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि एलटीसी की वीडियोस बनाइए, पर मैं देखता हूँ हो सके एलटीसी की वीडियो बनाने के बाद सब्सक्राइबर आ जाएँ तो मैं कोशिश करूँगा कि एलटीसी की वीडियो भी जल्द से जल्द दूँ। और जीएफआर एफआरएसआर कंडक्ट रूल्स, ये तीनों पर वीडियो बैक टू बैक आ रही है, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। पब्लिक सर्वेंट रूल्स के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।